स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone. Punjab land pooling crisis and why farmers are opposing this land pooling. क्या होता है लैंड पूलिंग और क्यों अपोज कर रहे हैं फार्मर? उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि सारे फार्मर अपोज कर रहे हैं। कुछ फार्मर्स ने ये जो नई लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है बाय द पंजाब आप गवर्नमेंट, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है, बिकॉज देयर आर फेयरली बिग कंपनसेशन बीइंग गिवन अगेंस्ट एग्रीकल्चरल लैंड। बट कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? वेयर इज़ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम लाइंग? जो फार्मर्स अपोज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लैंड पूलिंग क्या होती है। पूलिंग का मतलब, जैसे पूल का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ एक रिसोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसी तरह से इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ लार्ज स्केल लैंड रिफॉर्म कि भाई हम लैंड एक्विजिशन करेंगे, एक्विजिशन का मतलब है कि खरीदेगी सरकार या प्राइवेट सेक्टर, उसकी जगह क्या करते हैं कि हम लैंड पूलिंग कर लेते हैं कि ज़मीनें हम ले लेते हैं किसानों से, उनकी ज़मीन एक तरह से पूल कर लेते हैं, एक बड़ा पूल बना लेते हैं सो दैट वी कैन डेवलप इंडस्ट्रियल एरियाज़, और उसके अगेंस्ट में शहरों में ज़मीनें और कमर्शियल ज़मीनें उनको दे देंगे। तो पूल हो जाएगी ज़मीन, एक तरह से बिग पार्ट ऑफ लैंड क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे आप IT पार्क बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पार्क बना सकते हैं, टेक्सटाइल पार्क बना सकते हैं, और उस कंपनसेशन में फार्मर्स को क्या मिल जाएगा? उस ज़मीन के बदले शहरों में ज़मीन, बड़ी ज़मीनें 1000 एकड़ तक की बात हो रही है, 1000 स्क्वायर यार्ड्स की बात हो रही है, और उसके साथ साथ आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स भी मिलेंगी लगभग 200 से 250 स्क्वायर यार्ड। तो क्या है ये सब समझेंगे अब हम लोग आगे। बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड कि कैसे आपको ये ज़रूरी हो सकता है, क्यों UPSC के लिए रेलेवेंट है। बिकॉज लैंड रिफॉर्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन UPSC। लैंड रिफॉर्म ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, और उसके साथ साथ बजटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब कुछ UPSC के जो टॉपिक्स हैं वो आज के हमारे चर्चा में कंप्लीट कवरेज किया जाएगा। कंप्लीट कवरेज के अलावा एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अब हम लोग करते रहते हैं। हाँ, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर एक और बात, क्योंकि वीक में लगभग 5 से 6 वीडियोस हम लोग करते हैं इकोनॉमी समझने के लिए और इकोनॉमिक थ्योरीज को समझने के लिए, तो ये क्वेश्चन का एक पूरा मान लो कि वीकली आपको मॉडल आंसर के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? सर्च हिप्पोनॉमिक्स एंड यू कैन फाइंड मी देयर। यू कैन फॉलो द चैनल और यू कैन यूज़ इट फॉर डाउट क्लियरेंस। UPSC रिलेटेड डाउट है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड डाउट है, या फिर जो हम लोग डिस्कशन करते हैं उसके क्वेश्चन के आंसर्स, मॉडल आंसर्स चाहिए हो, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे हम लोग 5 वीडियो डिस्कस किए, तो आपके पास वीकली 5 क्वेश्चन आपको मेंस का मिल जा रहा है। ठीक है, सो जो प्रैक्टिस के लिए कितना काम आएगा कि 5 मेंस का क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है जिसमें स्टैटिक और करंट हम दोनों चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास बाय द एंड ऑफ ईयर जब आप पेपर देने जाएंगे मेंस का, तब तक आपके पास लगभग 250-300 क्वेश्चंस का एक अच्छा सैम्पल पूल तैयार हो जाएगा, जिसको अगर आप कायदे से सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर GS3 में बेहतर लिख पाओगे, और जो GS3 में जनरली बच्चों के मार्क्स कटते हैं आपको 100+, 110+ मिल जाएगा। तो बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली वीडियोस को फॉलो किया करो और आंसर्स को सिंसियरली लिखने की कोशिश किया करो। जितना आप वीडियोस देखते जाएंगे उतना आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसीज इन इंडिया हैव एमर्ज्ड एज अल्टरनेटिव्स टू ट्रेडिशनल लैंड एक्विजिशन। ठीक, एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग सच पॉलिसीज पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चरली productive states like Punjab and discuss the economic theories that explain farmer resistance and suggest policy reforms। अब इकोनॉमिक थ्योरीज की जो बात है, ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आपको लिंकेजेस बनाने होंगे पेपर 1 और पेपर 2 के। GS पेपर 3 वालों के लिए इकोनॉमिक थ्योरी उतनी ज़रूरी नहीं है, बट अगर इकोनॉमिक थ्योरी आप समझेंगे तो आपको बैकग्राउंड समझ में आएगा कि वाई सर्टेन रिफॉर्म्स आर टेक प्लेस, वाई दिस रिफॉर्म इज टेकिंग प्लेस इंस्टेड ऑफ अदर वन। क्यों किया जाता है, ये क्या है, इसका बैकग्राउंड थ्योरी वो आपको समझ में आएगा, ताकि आपको जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं आज तक भारत सरकार के द्वारा और जो किए जाते हैं उसका बैकग्राउंड आपको समझ आता है। तो दैट्स वाई इकोनॉमिक थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट, और हम लोग डिस्कस भी करते हैं अपने हर वीडियो में इकोनॉमिक्स के। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले इकोनॉमिक थ्योरी से बात चली गई है, तो हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच 31 जुलाई से शुरू हो रहा है, 31 जुलाई, और ये हमारी स्टडी IQ ऑप्शनल फेस्ट चल रहा है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्लस GS फाउंडेशन यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना चाहते हैं तो यूज़ करो कोड HS Live एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट अक्रॉस फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल, फाउंडेशन डायमंड प्लस ऑप्शनल प्लैटिनम, या सिर्फ ऑप्शनल चाहिए
तो उस पर भी अगर आप यूज़ करेंगे कोड HS लाइव तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आज वो लास्ट डे है, 24 तारीख है, 24 जुलाई आज ऑप्शनल फेस्ट का लास्ट डे है। तो अगर आपने किसी बैच में एनरोल नहीं किया है, ऑप्शनल चूज़ नहीं किया है, एक ऐसा ऑप्शनल चाहते हो जिसमें आप हाईएस्ट स्कोर इज़ 335, हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर इज़ 215, प्रीलिम्स में ओवरलैप इन प्रीलिम्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली 27%, और मेंस में अपार्ट फ्रॉम 500 मार्क्स आपको 250 मार्क्स का GS ओवरलैप मिलने वाला है। तो अगर ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें ओवरलैप सिर्फ मेंस में नहीं हो, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक हो, इंटरव्यू का हाईएस्ट स्कोर है 215 इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, और पिछले 10 साल का सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट ऑप्शनल रहा हो, डबल डिजिट स्कोर हो, सक्सेस रेट्स हो, तो ये ऑप्शनल आपके लिए प्लैटिनम बैच पे आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्लस GS फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं। जस्ट यूज़ द कोड HS लाइव। और अगर आपको कोई डिस्कशन करना है या कन्फ्यूजन है एडमिशन में तो तुरंत अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करो, आइदर ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जस्ट सर्च हिपोनॉमिक्स, और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन rishabh.singh@studiiq.com। मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पढ़ाई लिखाई पे। तो पंजाब की लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या है, क्या है इसका एम्बिशियस प्लान? तो जो लैंड पूलिंग पॉलिसी अपनी है पंजाब की, टोटल लैंड टारगेट इज अराउंड 40,000 एकर्स। अभी एकड़, हर एकड़ को हम लोग बाइफरकेट करके देखेंगे कि कैसे हम इंप्रूव करेंगे। ठीक है, कितनी सिटीज कवर्ड है? 27 अर्बन सिटीज कवर्ड है। ठीक है, लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है? लार्जेस्ट कंपोनेंट है लुधियाना के 24,000 एकर्स, मतलब आउट ऑफ दिस 40,000 एकड़, 24,000 एकड़ इज फ्रॉम लुधियाना। कंपनसेशन फार्मूला क्या है कि अगर बाइफरकेट करना है ना, कंपनसेशन फार्मूला ये है कि अगर 1 एकड़ फार्म लैंड कोई फार्मर दे रहा है तो उसके बदले आपको मिलेगा 1000 स्क्वायर यार्ड रेसिडेंशियल प्लॉट प्लस 200 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल प्लॉट। ठीक है, 200 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल प्लॉट, जो कि बहुत ज़मीन है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फाइनेंशियल कंपनसेशन, ज़मीन के बदले ज़मीन दी जा रही है, कमर्शियल एज वेल एज रेसिडेंशियल इन अ सिटी। तो फार्मर्स के लिए जिनको रिलोकेट करना है और इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट का फ़ायदा उठाना है कि फ्यूचर में जाके एज अ रियल एस्टेट आपका फाइनेंशियल एसेट की तरह काम आए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, पॉलिसी प्रॉमिस वर्सेस रियलिटी। देखिए, पॉलिसी प्रॉमिस ये था कि वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन की बात है कि किसी भी किसान पे दबाव नहीं डाला जाएगा, बट हाँ, अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि कैसे फार्मर्स इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेनिफिट और फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। हायर कंपनसेशन दिया जाएगा मार्केट रेट से, बट फार्मर कंसेंसस अभी लैकिंग है, इसीलिए अपोजिशन हो रहा है। और इसके साथ साथ क्योंकि कंसेंसस नहीं है, देयर इज़ अ रेजिस्टेंस इन इम्प्लीमेंटेशन, फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लैंड पूलिंग रिफॉर्म। कुछ नंबर्स देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा लैंड रिक्वायर्ड एरिया लुधियाना में है, क्योंकि लुधियाना थोड़ा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है पंजाब का। तो 24,000 एकड़ लैंड रिक्वायर्ड है अंडर दिस पॉलिसी। कितने विलेज अफेक्ट होंगे? 45। क्यों? क्योंकि लुधियाना सिटी एक्सपेंशन करना है विथ मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट। इसी तरह मोहाली है, अमृतसर है, अराउंड 5,000 एकड़ अगर आप एवरेज ले लेते हैं तो 25 विलेजेस इन मोहाली, 30 विलेजेस इन अमृतसर विल बी अफेक्टेड, बट उसके बदले कंपनसेशन दिया जा रहा है 1000 स्क्वायर यार्ड एंड 200 स्क्वायर यार्ड ऑफ कमर्शियल लैंड। हर जगह आप देखते हैं कि नगर यानी आपके सिटी डेवलपमेंट, सिटी एक्सटेंशन के लिए ये प्रोजेक्ट्स को लिया जा रहा है। सो एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है? 50,000 करोड़ प्लस। फार्मर्स अफेक्टेड विल बी अराउंड 15,000 प्लस फार्मर्स। और इन 15,000 प्लस फैमिलीज़ की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, देयर इज सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर। तो अराउंड 2 लाख एग्रीकल्चर वर्कर्स विल बी अफेक्टेड। 2 लाख से ज़्यादा एग्रीकल्चर वर्कर्स अफेक्टेड होंगे। हाँ, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग में के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये एग्रीकल्चर वर्कर्स, कुछ को तो कंपनसेशन मिलेगा ही, ज़मीन के बदले ज़मीन, बट कुछ लोग जिनके पास ज़मीन नहीं होगी उनको जॉब्स भी दी जा सकती है। आगे देखा जाए कि फार्मर्स की कोर ग्रीवियंस क्या है, ऑपोजिशन है क्यों? सबसे बड़ा ऑपोजिशन है कि जो पुरानी वाली पॉलिसी थी, जो
कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी आई थी, इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी उतना, ठीक, उसमें ये कहना है कि कंपनसेशन थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। जैसे पहले क्या था, एक कनाल में 150 स्क्वायर यार्ड, मतलब एक कनाल अगर आप एग्रीकल्चर लैंड देंगे तो आपको 150 स्क्वायर यार्ड रेसिडेंशियल और 25 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल स्पेस मिलेगा एक कनाल में। मतलब आप समझिए कि 8 कनाल इज इक्वल टू 1 एकड़, यानी कि न्यू रेट्स के हिसाब से 1 एकड़ पे आपको 1000 स्क्वायर यार्ड मिल रहा है। ओल्ड के हिसाब से आपको 1200 स्क्वायर यार्ड रेसिडेंशियल प्लॉट मिलता। न्यू के हिसाब से आपको 200 स्क्वायर यार्ड पर एकड़ मिल रहा है कमर्शियल, बट ओल्ड के हिसाब से भी आपको 200 स्क्वायर यार्ड ही मिलता। ये सेम है, यहाँ रेसिडेंशियल में 200 स्क्वायर यार्ड कम मिल रहा है। तो सबसे पहला तो रेजिस्टेंस ये है कि कम क्यों मिल रहा है, ठीक। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी है, क्योंकि ये पहले कनाल की बात थी, अब एकड़ की बात है। जब 8 कनाल बनाम 1 एकड़ आता है ना, 8 कनाल इज इक्वल टू 1 एकड़, तो अब ज़्यादा बड़ा लैंड पीस चाहिए और कंपनसेशन थोड़ी कम है, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वही है। दूसरा बात यह है कि पंजाब में फर्टाइल लैंड बहुत है, यानी कि ऐसे नहीं कि बंजर ज़मीन को रिप्लेस किया जा रहा है कमर्शियल प्लॉट या रेजिडेंशियल प्लॉट से। बंजर होती तो किसान नहीं सोचता, बट वो फर्टाइल लैंड है, यानी कि एक तरह से कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम है। और एक आपके साथ वो भी होता है कि आपके साथ ज़मीन का लगाव रहता है, देयर इज़ अ सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच टू योर लैंड, जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ से आपको पैसा मिलता है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है कि अपनी उपजाऊ ज़मीन हम कैसे दे दें। इसके अलावा लाइवलीहुड डिस्रप्शन का भी प्रॉब्लम है कि जिसके पास ज़मीन है, जिनको ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी, उनका तो चलिए ठीक है, बट फिर वो काम क्या करेंगे। पहले तो अपने इस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम कर ले रहे थे, बट बाद में क्या करेंगे, कि कैसे सरकार ने क्या सोचा है कि हाउ दे विल ट्राई टू गिव देम नॉन फार्म बेस्ड सम बिजनेस एक्टिविटी, या तो उनको दी जाए, छोटे छोटे रेडी लगा सके, शॉपकीपर हो सके, छोटे शॉप्स खोल सके, या फिर उनको मैन्युफैक्चरिंग में एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये एम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम भी एक संशय बना हुआ है फार्मर्स के दिमाग में। गवर्नेंस का भी इशू है। गवर्नेंस का इशू हर समय होता है, क्योंकि द गवर्नमेंट ट्राइज टू एनफोर्स न्यू पॉलिसीज विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन, यानी सारे स्टेक होल्डर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर फार्मर है, जिनकी ज़मीन ली जा रही है, ली जाएगी, ऐसा नहीं ली जा रही नहीं है, वॉलंटरी है ये। तो ऐसी जगह पे आपको कंसल्टेशन और ब्रॉडर कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है कि सब लोग एक टेबल पे, एक पेज पे आ जाए, सेम पेज पे। इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टीज़ के पॉलिटिकल करप्शन एलिगेशंस भी हैं, और स्मॉल फार्मर्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन भी ऐसा लगता है हो रहा है, क्योंकि मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो एक्सक्लूड कर देगा वो स्मॉल फार्मर्स जिनको इसका ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए था, बिकॉज इंस्टेड ऑफ कनाल नाउ द गवर्नमेंट इज़ यूजिंग मेट्रिक सिस्टम, एकड़ को यूज़ कर रही है गवर्नमेंट। तो ये कुछ पॉलिटिकल बैकलैशेज हैं जिनको स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है ये। अब हम देखते हैं कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज, इसमें से एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हम देख लेंगे, डुअल इकोनॉमिक मॉडल ऑफ आर्थर लुइस। डुअल इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है, देखिए 2 सेक्टर होता है लुइस साहब के हिसाब से, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, ठीक है। ट्रेडिशनल सेक्टर वो होता है जो लेबर इंटेंसिव होता है, जहाँ लेबर ज़्यादा है, उसके साथ साथ यहाँ पे ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम होती है। बट जो मॉडर्न सेक्टर है वो कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, यहाँ कैपिटल ज़्यादा लगता है, ठीक। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा आउटपुट निकल के आता है। यानी कि यहाँ पे जो लेबर है, यानी कि यहाँ पे लेबर सरप्लस है, एक तरह से ज़्यादा लेबर है, लेबर सरप्लस मीन्स लेबर ज़्यादा है, तो ये लेबर अब्जॉर्ब होना शुरू होता है मॉडर्न साइड ऑफ इकोनॉमी में। और ये लेबर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मॉडर्न सेक्टर तब तक चलता है, अकॉर्डिंग टू आर्थर लुइस, तब तक चलता है जब तक कि एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो जाता। यानी इनकी, क्योंकि आपको सस्ते में लेबर मिल रहा है, सोच के देखिए आप, क्योंकि यहाँ लेबर सरप्लस था, कम कमा रहे थे, तो आपको फैक्ट्री चलाने के लिए सस्ते में लेबर मिल जाएगा, ज़्यादा लेबर है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। तो ये लेबर ट्रांसफ़र तब तक चलता है जब तक दोनों तरफ की जो इनकम है वो लगभग बराबर नहीं हो जाती।
लगभग बराबर कैसे होगी कि जैसे जैसे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नया लेबर आएगा तो सप्लाईज बढ़ेंगी, सप्लाई बढ़ेगी तो साथ साथ री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि लेबर की जेब को आप पैसा देंगे ना, काम करने का पैसा देंगे, इनकम देंगे, वेज देंगे, तो उनकी जेब में पैसा बढ़ेगा, यानी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई और बढ़ेंगी, यानी री इन्वेस्टमेंट्स विल बी, एक तरह से वर्चुअस साइकिल बनती जाएगी। जब वर्चुअस साइकिल बनती है तो वेजेस बढ़ना शुरू होते हैं, यहाँ वेजेस बढ़ेंगे, और क्योंकि यहाँ से लेबर कम हो रहा है, यहाँ पे लेबर सप्लाई कम हो रही है और यहाँ पे भी लेबर सप्लाई अब कांस्टेंट हो गई है, तो दोनों जगह जब सप्लाई बैलेंस हो जाएगी तो वेजेस दोनों जगह के बढ़ेंगे। तो ओल्ड साइड यानी ट्रेडिशनल सेक्टर और मॉडर्न सेक्टर फिर दोनों ग्रो करना शुरू करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर, कि यहाँ से हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ट्रेडिशनल सेक्टर हमारी टेक्नोलॉजी खरीदेगा, जैसे ट्रैक्टर खरीदा, फार्म मशीन्स खरीदा और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, इससे यहाँ के लेबर का जो इनकम है वो भी बढ़ेगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको हमको समझना है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और मॉडर्न सेक्टर ये है कॉन्सेप्ट, तो इसका एप्लीकेशन अगर देखना है तो फार्मर्स को ये फियर है कि इनएडिक्वेट कंपनसेशन अगर मिलता है, इनएडिक्वेट मतलब जो हम लोग यहाँ देख रहे थे ना कि इनकम लोगों की बैलेंस हो जाती है, इधर भी बढ़ जाती है और इधर भी बढ़ जाती है, मॉडर्न में भी बढ़ती है और ट्रेडिशनल में भी बढ़ती है, तो ऑल दो ट्रेडिशनल में थोड़ा धीरे बढ़ेगी बट बढ़ती है, तो फिर जब तक धीरे धीरे बढ़ती नहीं है, जब तक बराबर नहीं होती तब तक ये जो पलायन है फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर टू मॉडर्न सेक्टर वो होता रहता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि फार्मर्स को ये लगता है कि अगर हमें कंपनसेशन, एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो हमको मॉडर्न सेक्टर जाने की ज़रूरत क्या है। आप खुद सोचिए कि अगर आप ट्रेडिशनल यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं और आप 100 रुपया पर दिन का कमा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ जाइए मॉडर्न सेक्टर में मशीन्स पे काम करिए और आपको 75 रुपया मिलेगा, तो आप जाइएगा? नहीं जाइएगा। तो अगर एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो वाई टू मॉडर्नाइज, हम तो यही ज़्यादा कमा ले रहे हैं। तो वही दिक्कत यहाँ भी फार्मर्स को लग रही है कि इनएडिक्वेट कंपनसेशन अगर दिया जाएगा सेक्टर ट्रांजिशन का तो वाई टू ट्रांजिशन, हम अपना खेती करके खुश है, हमको नहीं चाहिए कमर्शियल प्लॉट, हमको नहीं चाहिए अर्बन प्लॉट, क्या करेंगे लेके जब हमको उसका कंपनसेशन ही नहीं मिलेगा प्रॉपर। तो ठीक है, वाई इट इज देयर, बिकॉज फर्टाइल लैंड ऑफ पंजाब जनरेट्स हायर एग्रीकल्चर रेंट, हायर एग्रीकल्चरल इनकम देन द अर्बन रेंट। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, दिस विल पुश द फार्मर्स नॉट टू गो फॉर अर्बनाइजेशन एंड रिमेन इन द रूरल इकोनॉमी, क्योंकि रूरल इकोनॉमी पंजाब की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इसको पार पाना है तो आपको अपना कंपनसेशन ज़्यादा सही करना होगा। कंपनसेशन सही करना है तो प्रॉपर्टी राइट्स को क्लैरिटी लानी होगी, क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स, और इसकी वजह से क्या होगा, क्लियर प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से सही कंपनसेशन आपको दिया जा सकता है, सही कंपनसेशन आपको दिया जाएगा। अगर एम्बिग्यूटी हुई राइट्स में कि कोई कह रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, कोई दूसरा आदमी भी कह रहा है ये ज़मीन मेरी भी है, तो अगर एम्बिग्यूटी होगी तो दोनों को फिर कंपनसेशन मिलने में प्रॉब्लम होगी, तो ओवरऑल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम होगी तो ये ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अर्बन सेक्टर नहीं होगा। एंड दिस इज हाउ इकोनॉमिक थ्योरीज मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई फार्मर्स डू नॉट वांट, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा ऑलरेडी मिल रहा है और कंपनसेशन कम मिलेगा तो क्यों चाहोगे तुम दूसरे सेक्टर में जाना, यू आर हैप्पी कि हमको तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है। दिस इकोनॉमिक थ्योरी और द डुअल इकोनॉमी मॉडल बाय आर्थर लुइस ट्राइज टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। आगे देखा जाए तो ग्लोबल सक्सेस अगर देखें तो चाहे वो जापान का ग्लोबल सक्सेस हो या नीदरलैंड का, दोनों जगह आपको ये दिखाई देगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हो या एग्रीकल्चर सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, दोनों जगह आप देखते हैं कि आपको कंसेंट, लैंड ओनर्स कंसेंट, जैसे जापान में 80% कंसेंट और लैंड ओनर्स का कंसेंट ज़रूरी है। जैसे एक गांव में 100 लोग हैं तो 80 लोगों का यस होना ज़रूरी है उस गांव की ज़मीन को एक्वायर करने के लिए। और नीदरलैंड्स में देखते हैं तो कोई भी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी आती है तो उसके पहले प्रॉपर नेगोशिएशंस किए जाते हैं विद द स्टेक होल्डर्स, जो इस केस में है फार्मर्स। तो दोनों ही जगह आप देखते हैं कंसल्टेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज़रूरी हैं कोई भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। बिना कंसल्टेशन के, बिना ट्रांसपेरेंसी के और बिना नॉन करप्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना, कोई भी रेवोल्यूशन ले आना पॉसिबल नहीं है। हमेशा आपको एक बैकलैश मिलेगा। ठीक, फिर हम देखते हैं कि इंडियन केस स्टडीज़ हम क्या समझते हैं। ग्लोबल से
अलग चीज़ आपको इंडिया में दिखाई देगी, थोड़ा कंट्रास्टिंग दिखेगा। गुजरात का केस ले लीजिए आप, वेस्ट बंगाल का केस ले लीजिए, आपको अलग अलग दिखाई देगा। गुजरात में ये देखा जाता है कि क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने की वजह से, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से, और क्लियर टाइटल डीड्स होने की वजह से, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में बार बार चेंज नहीं आता कि कोई सरकार कोई पॉलिसी ले आती है, कोई सरकार कोई पॉलिसी ले आती है। तो इससे क्या होता है, कंपनसेशन बेहतर मिलता है, और क्योंकि कंपनसेशन बेहतर मिलता है मार्केट रेट से, तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़्यादा इजी होता है। वहीं अगर आप वेस्ट बंगाल में देखें तो बहुत मुश्किलात के बाद टाटा की एक फैक्ट्री लग रही थी संगरूर में, संगरूर बोल रहा हूँ, सिंगूर में, बट उसको रिलोकेट करना पड़ा, और रिलोकेट होकर गया भी कहाँ, गेस व्हाट, गुजरात। क्यों? बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम सिंगूर। क्यों? सिंगूर हो या नंदीग्राम हो, क्यों था ये बैकलैश? बिकॉज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी वॉज इमर्जिंग, और वो दिखाती है कि कैसे बिजनेस इज नॉट गुड, योर कंपनसेशन इज नॉट गुड, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं था और प्रॉपर पॉलिसी मेजर्स नहीं थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के। इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द मासेस, और इसका फायदा उठाया गया, और फिर टाटा मोटर्स के प्रोजेक्ट वापस चले गए। तो चाहे कितना भी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट हो, अगर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं होता, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, तो हमेशा एक बैकलैश मिलता है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इस बात का जवाब है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी चेंज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो। अच्छा, पंजाब का चैलेंज क्या है? पंजाब का सबसे बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज वेरी गुड इन पंजाब। देश का 20% वीट और 11% राइस, क्योंकि ग्रेनरी ऑफ इंडिया है पंजाब। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि लैंड प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो अबव नेशनल एवरेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, अपने जो सस्टेनेबल लेवल्स हैं उससे 1.6 टाइम्स ज़्यादा पंजाब पानी यूज़ करता है अंडरग्राउंड वाटर, एंड दैट प्रूव्स कि सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर इज गेटिंग हार्म्ड इन पंजाब। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ किया जाता है HYV सीड्स के लिए, ज़रूरी भी है ज़्यादा पानी, और क्योंकि कोई डिसइंसेंटिव नहीं है कि आप ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो आपको पेनाल्टी लगेगी, तो बेरोक टोक पानी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वहाँ वाटर टेबल कम हुआ है, जिससे वहाँ पे केमिकल कंसंट्रेशन पानी में बढ़ा है। लगभग 76, मोर देन 3/4 ऑफ पंजाब इज रीलिंग विथ ऑल दिस कंटेमिनेटेड वाटर बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उसको थोड़ा ये लग रहा है, या उसके दिमाग में ये है कि ये लैंड पूलिंग पॉलिसी का फ़ायदा हमें नहीं होगा, बिकॉज द मिनिमम साइज ऑफ लैंड दैट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड इज़ टू हाई। एक एकड़ ज़मीन भी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँ? फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और नॉलेज, ये तीनों कम है फार्मर्स के पास। तो फार्मर को ये नहीं पता कि अगर हम अपनी ज़मीन दे भी देते हैं तो उसके बदले जो ज़मीन मुझे मिलेगी उसका मैं करूँगा क्या? हाउ टू मेक फाइनेंसेस, डे टू डे फाइनेंसेस वर्क विद द न्यू पीस ऑफ लैंड, ये सिखाने की भी ज़रूरत है कि आप करो क्या उस ज़मीन का। कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी मीन्स द सेंस ऑफ ओनरशिप, जो ज़मीन से लगाव है आपको अपने, ठीक है, वो पंजाबी आइडेंटिटी ये थोड़ा छोड़ने नहीं देती अपने ज़मीन को। उसके अलावा हम देखें पॉलिटिकल लैंडस्केप, तो जो फार्मर्स यूनियन है या फिर अपोजिशन है, वो दोनों ही फुल अपोज कर रहे हैं इस लैंड पूलिंग बिल का। ऑल्दो द बिल मे और मे नॉट बी गुड इकोनॉमिकली, द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज टू शो दैट कि भाई ये इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छा है, पंजाब के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ अर्बनाइजेशन ऑफ पंजाब के लिए अच्छा है। अब इस इंटेंट को जब तक वो असलियत में नहीं दिखने लगता तब तक ये अपोजिशन होता रहेगा। इंडिया में हर रेवोल्यूशन के साथ साथ ये अपोजिशन आता रहा है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ भी ये हुआ था, ठीक। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, कैलकुलेटिंग द ट्रेड ऑफ्स। तो सबसे पहली बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि कुछ पाने के लिए जो कुछ खोना पड़ रहा है, तो क्या खोना पड़ रहा है फॉर अर्बनाइजेशन और पंजाब बिकमिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। अगर इंटेंट सरकार का ये है तो खो क्या रही है उसके बदले सरकार? एग्रीकल्चर रिटर्न्स, क्योंकि पंजाब में एग्रीकल्चर इनकम ऑन फर्टाइल लैंड इज़ वेरी हाई। उसी के साथ साथ पंजाब में एग्रीकल्चर रेंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई, क्योंकि पंजाब में यील्ड प्रोडक्टिविटी अधिक है, तो इंडिया की नेशनल फूड सिक्योरिटी
और रूरल एम्प्लॉयमेंट भी पंजाब में ज़्यादा है। इंडिया का नेशनल फूड सिक्योरिटी को हेल्प करता है अपना सरप्लस बढ़ाने में एमएसपी से, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केट ज़्यादा है पंजाब में, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा सरकार खरीदती भी है गेहूँ चावल, तो सरकारी ग्रेनरी भरी रहती है। उसके साथ साथ आप देखते हैं अर्बन डेवलपमेंट का रिटर्न्स कितना है, ये भी देखना है हमें। अर्बन डेवलपमेंट रिटर्न्स मीन्स हायर लैंड वैल्यू इन अर्बन यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेनिफिट्स और इंडस्ट्रियल कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए। कि अगर आप एग्रीकल्चर रिटर्न्स को छोड़ रहे हैं तो अर्बन डेवलपमेंट का रिटर्न्स इससे ज़्यादा होना चाहिए, देन इट विल मेक इकोनॉमिकली इट विल मेक सेंस, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक, तो व्हाट आर द पॉलिसी रिकमेंडेशन? सिंपल है, कंसल्टेशन को बढ़ाया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाए जाए, किसानों के साथ बैठ के बात की जाए, ट्रांसपेरेंट कंपनसेशन मैकेनिज्म्स ले आए जाए, यानी जब भी ज़मीन मिले तो तुरंत कंपनसेट किया जाए, और इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स बनाए जाए। इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल शुड बी देयर सो दैट द ग्रीवेंसेस या कुछ कमी बेसी है, किसानों को ऐसा लग रहा है, तो तुरंत उसको सॉल्व किया जाए एट अ न्यूट्रल लेवल। उसके अलावा इकोनॉमिक इंसेंटिव, यानी कि जो कंपनसेशन रेशियो है, क्योंकि फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं, अगर हो सके, अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में, कंसल्टेशंस में बात नहीं बनती, तो थोड़ा सा कंपनसेशन बढ़ा के भी देखा जा सकता है। जो रेशियो अभी 1000 स्क्वायर यार्ड और 200 स्क्वायर यार्ड का है, उसको थोड़ा बहुत एनहेंस किया जा सकता है। ऑन गोइंग रेवेन्यू शेयरिंग की जो बात है, डेवलप्ड लैंड से जो प्रॉफिट आएगा उसकी रेवेन्यू शेयरिंग, उसके ऊपर बात की जा सकती है। और लाइवलीहुड सपोर्ट, यानी जिनकी आप खेत ज़मीन लेंगे, जो क्योंकि खेत ज़मीन उनके लिए एक तरह से रेवेन्यू सोर्स है, इनकम सोर्स है, तो वो जाएगी, तो वो जो उनको अर्बन सेंटर पे कमर्शियल मिले या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट मिले, उसको कैसे वो यूज़ करके अपने डे टू डे फाइनेंसेस कैरी आउट कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग स्किलिंग देना भी ज़रूरी है। और गवर्नेंस इंप्रूवमेंट के लिए एंटी करप्शन मेजर, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसीज, न्यू इंस्टीट्यूशंस, ये ज़रूरी है फॉर अ होलिस्टिक लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कि लेटर ऑन जब मान लो कि सरकार बदलती है या कोई नई पॉलिसी लेके आती है, तो फार्मर्स को ये ना लगे कि अरे पिछली बार तो ठगा गए थे, फिर कोई ठग ना ले। तो ये चीज़ें सोच समझ के करने की ज़रूरत है। तो व्हाट विल बी आवर कंक्लूजन एंड द वे फॉरवर्ड? वेरी सिंपल, ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जाए, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर में समय लगता है, तो इसको हड़बड़ाया ना जाए, क्योंकि आप एक बार देख चुके हैं फार्म पॉलिसीज या के साथ क्या हुआ, वापस लेनी पड़ी थी। वाई? क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स नहीं किए गए। कंसल्टेशन, क्रिटिकल कंसल्टेशन पे फोकस किया जाए, यानी मीनिंगफुल बातें हो सके, समझ में आए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है कि पंजाब की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इज स्टिल वेरी हाई, तो अनलेस अनटिल आपका अर्बन डेवलपमेंट उस प्रोडक्टिविटी को सुपरसीड नहीं करता, तब तक ऐसे मेजर्स लेना मुनासिब, फाइनेंशियली वायबल नहीं कहा जाएगा। और गवर्नेंस फर्स्ट, यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट लॉन्ग टर्म लैंड पूलिंग पॉलिसीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म हो या एंटी करप्शन ब्यूरो हो, उसको एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा आपको लैंड पूलिंग के लिए। हो सकता है नया पॉलिसी लाना हो, नया एक्ट लाना हो, नया स्कीम लाना हो, जो कुछ भी करना है आपको यहाँ पे पहले कर लेना होगा लैंड पूलिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के पहले। सो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर ये पॉलिसी फॉरवर्ड जाती है, बढ़ती है आगे, तो इसका एक दूरगामी आयाम परिणाम हो सकता है। क्या? कि भारत की अर्बनाइजेशन नीड्स और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस देख सकते हैं हम। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है ये, क्योंकि हम जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था लैंड रिफॉर्म, जो नहीं कर पाए आज तक, वो आसान हो सकता है यहाँ से। और यहाँ से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से ग्रो कर सकती है विथ मोर इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कम मेक इन पंजाब। और इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल्स बियॉन्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशंस देखने की ज़रूरत है, सो दैट सिर्फ पैसे की बात ना की जाए, फाइनेंसेस की बात ना की जाए, बल्कि ओवरऑल ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, उसकी बात भी की जाए। So this is how we can talk about, with the backing of economic theories, how and why land pooling policies are important, what are the challenges and how we can overcome that with the conclusion. I hope you like this lecture. अगर आज के lecture से knowledge base में value increase हुआ है, तो do like it, do share it and do comment down what do you think about the land policy. क्या changes किए जा सकते हैं इसमें, so that
ये बातें सरकार तक भी पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन एंड ऑलवेज रिमेंबर यूज़ द कोड HS Live, क्योंकि हमारा स्टडी IQ ऑप्शनल फेस्ट चल रहा है और हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच 31 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो 31 जुलाई से पहले एडमिशन ले लो, क्योंकि इसमें फ़ायदा भी मिल जाएगा अगर आप यूज़ करेंगे कोड HS Live। और कोई भी दिक्कत है तो जस्ट गो टू हिप्पोनॉमिक्स and reach out to me with your contact details. We'll meet again soon. Thank you everyone. Bye bye. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।